हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12th की पोएम वसंत आया और तोड़ो, जो रचित है रघुवीर साई जी की द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रघुवीर साई जी का जीवन परिचय थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद में हम लाइन बाय लाइन दोनों पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो रघुवीर साई जी का जन्म लखनऊ यूपी में हुआ था और उनकी शिक्षा भी पूरी लखनऊ में ही हुई थी। उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और वो पेशे से पत्रकार थे। तो यहाँ पे उनकी रचनाएं दी गई है जो फेमस है। उन्होंने किन किन रचनाओं का संपादन किया है, जैसे प्रतीक, कल्पना, दिनमान। और रघुवीर साई नई कविता के कवि है, मतलब वो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में कुछ अलग अलग प्रकार की छायावादी युग के, उस प्रकार से रघुवीर साई जी नई कविता के कवि है। ठीक है। तो यहाँ पे उनके बारे में दिया गया है कि उनकी काव्य रचना में उन्होंने क्या किया है। पत्रकार दृष्टि का उन्होंने यूज़ किया है और वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छुपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। मतलब कुछ खबरों में मानवीय पीड़ा दबी रह जाती है तो वे अपनी कविता से उन मानवीय पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। आप लोगों को पता होगा कि छंद क्या है, तो उन्होंने छंद का भी यूज़ अपनी काव्य रचना में किया है। तो उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर साई रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। मतलब उनकी रचनावली में ये सारी चीज़ें संग्रहित है। और लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये आईएमपी चीज़ है, लोग भूल गए हैं। आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किन काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चलिए अब इसके आगे हम कविता का एक शॉर्ट समरी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो वसंत आया। कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपलेट फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। तो मतलब कवि कहते हैं कि हमारा जो प्रकृति से है वो रिश्ता टूट गया है। अब वसंत आता है तो हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है कैलेंडर देखने के बाद कि हाँ, इस टाइम वसंत पंचमियाँ है, मतलब वसंत का आगमन हो चुका है। बल्कि हम इसको अनुभव नहीं करते। हम आसपास के परिवर्तनों को देखकर नहीं पता लगा पाते कि वसंत आ गया। मतलब पता लगा सकते हैं, लेकिन इंसानों का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है, जिससे इंसानों को ये भी नहीं पता चलता कि वसंत आ गया। वसंत ऋतु में जब परिवर्तन होते हैं वो स्वाभाविक घटित होते रहते हैं, मतलब वो परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इंसानों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे पत्ते झड़ते हैं, नई कलियाँ फूटती है, हवाएं बहती है, जो कोमल भ्रमर यानी भौरे अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं, हमारी निगाह उन पर नहीं जाती है। हमारी निगाह हम क्या है, जो आजकल टेक्नोलॉजी का आ गया है, तो हम मोबाइल वगैरह में बिजी रहते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम वसंत के आगमन का हमको पता नहीं लग रहा है। हम प्रकृति को नहीं देख पा रहे हैं, हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। तो व्यंग्य मतलब कटाक्ष। आप लोगों ने व्यंग्य रचनाएं देखी होंगी। अवसर भी एक व्यंग्य रचना है जिसे मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने क्या है, एक व्यंग्य के रूप में कटाक्ष किया है, ताना मारा है लोगों को कि आधुनिक जीवन में मनुष्य कितना बिजी हो गया है। सोच लो, ये कविता तब लिखी है जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं हुआ था। तो आज के लोगों को वसंत के बारे में कितना ही पता होगा। वो तो बस वसंत पंचमी को सेलिब्रेट करके एक दिन की छुट्टी मनाकर भूल जाते होंगे और ना उसका आनंद लेते होंगे ना उसको देखते होंगे। तो ये कविता बहुत पहले लिखी गई थी और उसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं, आज भी अनुभव कर सकते हैं कि आज के लोग भी टेक्नोलॉजी में इतने घुसे पड़े हैं कि उन्हें वसंत और जो प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उन पर उस पर ध्यान जा रहा। वो प्रकृति से एकदम टूट से चुके हैं।
इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवानुभव की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के समय एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया। कविता में बिंब और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तद्भव और देशी शब्द आपको पता होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए तालाब को हम तालाब कहते हैं और एक और वर्ड ताल कहते हैं। तो ये देशज और तद्भव और तत्सम शब्द का मेल जोल है। तो ये आप लोगों को शायद ग्रामर की इसमें पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी के बारे में बताया गया। अब दूसरी कविता तोड़ो उद्बोधन परक कविता है, मतलब उसमें हमें उद्बोधित किया गया है, हमें जागृत करने की कोशिश की गई है। इसमें कवि सर्जन है तो भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, उत्सर और वज्जन तोड़ने का आह्वान करते हैं। प्रतीक को खेद में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। मतलब कविता जो खेत के ऊपर जो पेड़ पत्थर पराली है इन सबको ये करके उसको बंजर से उपजाऊ बनने के लिए आह्वान कर रहा है, प्रेरित कर रहा है लोगों के लिए। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। मतलब कविता हमको नॉर्मल प्रतीत होंगी, लेकिन मन की तुलना से हमें प्रकृति से मन की तुलना करते हुए उन्होंने इसको नया आयाम दिया है, और इस चीज़ को मानवीकरण कहते हैं। बेसिकली ये ग्रामर का पार्ट है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है, मनुष्य के मनों में भी बंजरता है और जो प्रकृति में भी हमें दिखती है। तो इसे हमें क्या करना है, उपजाऊ करना है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मनुष्य के मनों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चिड़चिड़ापन, उबाऊपन ये सारी चीज़ें हैं, तो कवि उसे भी तोड़कर उसे भी उपजाऊ मतलब अच्छाई में बदलने की बात कर रहे हैं। मन के भीतर की ऊब सर्जन में बाधक है और कवि सर्जन को आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करते हैं। ऊब जाना मतलब आलस कर लेना या फिर अब हो गया नहीं करना इस काम को। तो ये क्या है कि हमारी क्रिएटिविटी को मारता है। अगर आपको कोई ड्राइंग करना है तो आप क्या बोलेंगे, फालतू सा काम है, कौन करेगा, बोर हो रहा है, तो उससे आपको क्रिएटिविटी नहीं मिलेंगी। आप ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन सब चीज़ों को ये करेंगे तभी तो हम क्रिएटिव बनेंगे, हमारे इसमें नई कलाएँ आएंगी। इसलिए कवि इस चीज़ को दूर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है, इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो इस कविता के बारे में यही दिया गया है। अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनेंगे दोनों कविताओं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसंत आया। तो पहले मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ के आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले ऊंचे तरुअर से गिरे बड़े बड़े पिराए पत्ते। तो यह कविता आधुनिक जीवन शैली पर एक व्यंग्य है, जहाँ मनुष्य प्रकृति से इतना कट गया है कि उसे वसंत के आने का पता कैलेंडर या दफ्तर की छुट्टी से चलता है, न कि प्राकृतिक बदलाव से। तो इसमें जैसे बहन दा कहती है, तो कवि कहते हैं कि जिस तरह एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को बड़े प्यार से दा कहकर बुलाती है, वैसे ही मधुर आवाज़ चिड़िया की किसी बंगले के अशोक के पेड़ से आई। मतलब जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले से तरु मतलब पेड़ है पर चिड़िया कूकी। मतलब जैसे बहन अपने भाई को दा कहती है, वैसे किसी बंगले के पेड़ से चिड़िया के कूकने की आवाज़ आई। कवि जब सड़क के किनारे चल रहे थे तो उनके पैरों के नीचे सूखे पीराए मतलब पीले कलर के जो पत्ते हैं जो पेड़ से झड़ के गिर चुके हैं, पत्ते दबकर चुरमुराने लगे, जो ऊंचे पेड़ों से गिरे हुए थे। जो पत्ते पेड़ के नीचे गिरे हुए थे सूखे, उसके ऊपर पैर पड़े तो चुरमुराने लगे। ठीक है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया।
तो इसमें कहते हैं कि सुबह की हवा ऐसे मुझे ताज़ी महसूस हुई और सुखद लगी कि जैसे वो लग रहा था कि वो गरम गरम पानी से अभी अभी सुबह 6 बजे नहा के आई हो। वो खिली हुई हवा आई और चली गई, और ऐसे चलते चलते हवा एक खिलौने की खिड़की की तरह तेज़ी से गोल घूमती हुई आई और स्पर्श करके निकल गई। तब कवि को पैदल चलते हुए एहसास हुआ कि वसंत का आगमन हो गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेंगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था। मतलब कवि यहाँ पे कटाक्ष करते हैं। कवि यहाँ कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उन्हें वसंत आने की जानकारी प्रकृति से नहीं बल्कि कैलेंडर से मालूम था। यह कैलेंडर से मालूम था उन्हें। अमुक दिन मतलब किसी दिन आएंगी, और किसी महीने के किसी दिन आएंगी और होएंगी वसंत पंचमी। और मतलब कैलेंडर बता रहा था कि फलाना तारीख को वसंत पंचमी है, और इसका पक्का सबूत यह था कि उस दिन ऑफिस में छुट्टी रहेंगी। अभी तो आजकल छुट्टियां मिलने लगी है, लेकिन जब हमारे टाइम में स्कूल टाइम था तो ऐसे स्लेट लेके जाते थे जिस पे हम चौक से लिखते हैं, और उसके ऊपर ऐसे एक डायग्राम बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। सरस्वती पूजन होता था प्रॉपरली, वाइट फूल्स लेके जाना पड़ता था हमको, नारियल वगैरह ये सब ले जाते थे और हम पूजा करते थे। तो हमारे यहाँ वसंती पंचमी इस तरह से सेलिब्रेट की जाती थी। लेकिन जो बड़े लोग थे उनके यहाँ दफ्तर में छुट्टी थी। इसका पक्का सबूत यह था कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। अब इसके बाद में कि दहर दहर दहकेंगे कई ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फुंदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होएंगे यशस्वी। कवि ने पुरानी कविताओं में पढ़ा था कि वसंत में ढाक मतलब पलाश के जंगल आग की तरह लाल होकर दहकेंगे। आप लोगों ने पलाश के फ्लावर अगर देखे होंगे तो हल्के से ऑरेंजिश और रेडिश टाइप होते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि उन्होंने पुरानी कविताओं में और कविताओं में यह भी पढ़ा था कि जो पलाश के पेड़ है वो जंगल के में आग की तरह ढहकेंगे, वो रेड रेड फ्लावर्स, और आम के पेड़ों पर बोर मतलब फूल आएंगे और हर तरफ खुशबू फैल जाएंगी। मतलब नए नए फ्लावर्स खिलेंगे तो हर तरफ फूल खिल जाएंगे। लेकिन आज के इंसान का प्रकृति से नाता टूट चुका है। वह इन सब चीज़ों को महसूस करने के बजाय सिर्फ जानता है। ठीक है, यहाँ पे आगे की कुछ पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे होंगे यशस्वी और बहुत सारे पेड़ पौधे खिलेंगे। मधुमस्त पीक भोर आदि अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। जो भोरे पेड़ों के आसपास घूमेंगे और वो नाचेंगे, मदमस्त होकर खुशियाँ मनाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया, और मुझे नहीं यही पता था कि मैं अब इस प्रकार वसंतों को जानने लगूंगा कैलेंडर से, तारीखों से, जैसे मैंने जाना था कि वसंत आया। जैसे मैंने पोएम से पढ़ा था कि वैसे मैं जानूंगा। तो कभी इसमें यही कहना चाहते हैं कि लेकिन आज की जो इंसानों का प्रकृति से नाता टूट चुका है, तो वह इन सब चीज़ों को महसूस करने के बजाय सिर्फ जानता है। वो महसूस नहीं करता है कि वो कहीं बाहर निकल के देख रहा है, आहा वसंत आ गया है, नए नए फूल खिल रहे हैं। वो सिर्फ इन सब चीज़ों को कैलेंडर के माध्यम से जानने लगा। तो यहाँ पे पोएम का समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कविता देखते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थरी चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो यह एक उद्दोलनपरक इंस्पायरिंग कविता है जो मनुष्य को सृजन मतलब क्रिएशन के लिए प्रेरित करती है कि हमें कुछ नया करना चाहिए। तो इस कविता में हमें बोला है कि ये पत्थर और चट्टानों को तोड़ो, ये झूठे बंधन को तोड़ो। जो मन से हमने किसी के अंदर बोरियत और खींच का जो प्रतीक है झूठे बंधन, उनको तोड़ो। तो धरती को हम जाने, धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। तो पहले मैं आप लोगों को ये कविता पूरी रीड करके बता देती हूँ, फिर इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
तोड़ो तोड़ो क्या था यहाँ पे, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेंगी बीज को, हम इसका क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो रघुवीर साहब की कविता तोड़ो एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि तोड़ने के माध्यम से कुछ नया रचने की बात कर रहे हैं, कुछ नया रचने का आह्वान कर रहे हैं। तो तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टान है, कवि बार बार तोड़ने को कह रहे हैं। यह पत्थर और चट्टानें रास्ते की उन बाधाओं का प्रतीक है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमारे मन की जड़ता और कठोरता को भी दर्शाती है। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। अगर समाज की वे पुरानी और खोखली परंपराएं जो हमें बांधती है उन्हें झूठा बंधन कहा गया है। जब ये बंधन टूटेंगे तभी हम अपनी धरती यानी अपनी असली शक्ति और वास्तविकता को पहचान पाएंगे। इन्होंने यानी कि कविता के माध्यम से, धरती के माध्यम से इंसानों के भी भावों को व्यक्त किया है कि अगर ये झूठी बंधन टूटेंगे तभी हम अपनी असली पहचान को जानेंगे और ये पत्थर चट्टानें टूटेंगी तभी हम असली धरती को हम जानेंगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है। हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर जीवन देने वाला रस है, उर्वरता होती है, उपजाऊ होती है मिट्टी, जिसके कारण हरी घास जन्म लेती है, दूब हरी घास जन्म लेती है। यानी मिट्टी के भीतर सृजन की क्षमता है, मतलब मिट्टी के अंदर क्रिएशन का पावर है, वो किसी नई चीज़ को जन्म दे सकती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि सवाल करते हैं कि जैसे धरती के ऊपर पत्थर रुकावट है वैसे ही हमारे मन के मैदानों पर ये कैसी ऊब है, मतलब बोर्डम छाई हुई है कि किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं लेना, एकदम पड़े हैं मुर्दा बन के। तो वही पूछ रहे हैं कवि कि हमारे मन के मैदानों पर ये कैसी ऊब छाई हुई है। इस मानसिक थकान और अरुचि के कारण हमारे मन के विचार आधे अधूरे गानों की तरह है। मतलब अगर हम किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहे, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे और हम थके थके फील कर रहे, तो ये क्या है, ये आधे अधूरे गानों की तरह है। अपूर्ण और बेजान, मतलब जो आधे अधूरे गाने होते हैं वो अपूर्ण और बेजान है। मतलब आपको कोई गाना है जिसकी एक लाइन सुना रहे हैं, फिर बीच का आधा पार्ट गायब कर दे रहे, फिर 2 लाइन सुना रहे, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये उसी तरह अपूर्ण और बेजान है। सृजन के लिए इस मानसिक ऊब को तोड़ना जरूरी है। मतलब क्रिएशन के लिए अगर हम कुछ नया क्रिएटिविटी चाहते हैं, हमारी लाइफ में एनर्जी चाहते हैं, तो ये जो ऊब है इसको तोड़ना क्या है, ज़रूरी है। अब इसके बाद में द्वितीय पद्यांश, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो। अर्थात कवि फिर से कहते कि ऐसी ज़मीन जो ऊसर, मतलब जहाँ कुछ न उगे या बंजर है, उसको तोड़ो, उसे तोड़ देना चाहिए। भाव यह है कि मन की उस सुस्ती को ख़त्म करो जो किसी नए विचार को जन्म नहीं दे रही है। मतलब हमें ऐसे इनसे तोड़ देना चाहिए कि जो नए विचारों को जन्म नहीं दे रही है। हमें क्रिएटिव बनना है तो हमें इन सबको तोड़ना होगा। ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। चरती परती मतलब वह ज़मीन होती है जिसे खाली छोड़ दिया गया हो। कवि कहते हैं कि ऐसी खाली पड़ी उपजाऊ को भी तोड़कर, ऐसी खाली पड़ी ज़मीन को भी तोड़कर मेहनत करके उपजाऊ खेत में बदल दो। यानी अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दो, उसे रचनात्मक काम में लगाओ। मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेंगी बीज को। जब हम मेहनत करेंगे, अर्थात जब हम मेहनत करके मिट्टी को तैयार करेंगे, तो उसके अंदर का प्राकृतिक रस अपने आप बीज को पोषण करेगा और पौधा उगेगा। हम इसका क्या कर डालें, इसे अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि अंत में यानी कि कहते हैं कि हम अपने मन की इस खींच, झुंझलाहट, मतलब इरिटेशन का क्या करें। कवि समाधान देते हुए कहते हैं गोड़ो। जैसे किसान मिट्टी को गोड़कर, मतलब मिट्टी को खोदकर मुलायम और उपजाऊ बनाता है, वैसे ही हमें अपने मन की बुराई और निराशा को खोदकर बाहर निकालना होगा ताकि हम नए और सुंदर विचारों का सृजन हो सके। मतलब जैसे किसान क्या करते हैं, हल के माध्यम से मिट्टी को, जो पत्थर है उसको तोड़ के खोद के अच्छा उपजाऊ बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के अंदर की जो विचारों है उसे खोद के बाहर निकाल के या उसे अच्छा करके हमें मन में नए और अच्छे बीज डालने होंगे, सृजन के बीज डालने होंगे, तभी हमारे अंदर सुंदर विचारों का सृजन होगा। तो इस पोएम का मेन संदेश क्या है,
जिस तरह धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ना और मिट्टी को गोड़ना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य को अपने भीतर के आलस्य, ऊब और पुराने रूढ़ियों को तोड़ना होगा ताकि वह नया कुछ क्रिएट कर सके और नया कुछ अच्छा क्रिएशन ला सके। तो ये पोएम का यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पोएम का अर्थ क्या है, दोनों पोएम का। और इसके क्वेश्चन आंसर को मैंने अपने चैनल पर अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके इसका फुल इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फुल देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।